हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कल हमने एक्सरेस के बारे में एक्सरेस के क्वेश्चंस को हमने किया था। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं घर से करके आने हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था कि द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरेस ऑफ टू मेटल्स ए एंड बी आर 4/1875 R and 1/675 R respectively, where R is Rydberg constant. The number of elements lying between A and B according to their atomic numbers is. तो इसको अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जो है के अल्फा वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे की बात की जा रही है। हमें पता है कि 1/λ के अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हमको मिलती है, हम उसको क्या लिख लेते हैं 3/4 R Z-1 का स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। और यहाँ पे जब हम ये वैल्यू लिखते हैं तो ये जो चीज़ है ये गिवन है कि यह वैल्यू जो है किसके बराबर है 4 अच्छा वो वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एंड गिवन दैट इट इज 18, यहाँ पर ये जो है लेमडा के अल्फा दिया हुआ है कितना 1875 R/4 और दूसरा जो दिया हुआ है ये है ना ए और बी के लिए ए के लिए मान लो और ये जो है बी के लिए अगर लिखे लेमडा के अल्फा फॉर बी मेटल दैट इज गिवन 675 R/1। तो ये दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला जो रिलेशन है हमको वो क्या है, ये है। तो यहाँ से लिख लेते हैं ए के लिए अगर लिखें तो ये वैल्यू दी हुई है 1875 R/4। यहाँ से 4R कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आएगी Z-1 या इसको ZA लिख लें तो Z-1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1875/3 एंड दिस विल बी कम आउट टू बी 625। देयरफॉर Z-1 दिस विल बी कम आउट टू बी 25 एंड Z इज इक्वल टू 26। ये कितना आ गया Z बराबर, वैसे ही उसके लिए B के लिए निकालें। B के लिए लिखेंगे तो 1/λ के अल्फा फॉर B मेटल दैट विल बी रिटेन एज 3/4 R इंटू ZB-1 का स्क्वायर। यहाँ पर ZA लिखते रहिए ताकि पता चले कि A का एटॉमिक नंबर कितना आया 26। उसी तरह से यहाँ पे वैल्यू गिवन है दैट इज 675 R जो होगा कैंसिल आउट। देयरफॉर ZB-1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 675/3 एंड दिस विल बी कम आउट टू बी, ये कितना हो जाएगा 4 + 225 प्लस नहीं मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 225 ZB-1 शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी कि 30 होगा एंड दिस इंप्लाइज दैट ZB जो होगा दैट विल बी कम आउट टू बी 31। तो 26 और 31 के बीच में कितने होंगे उनको काउंट करके हमको आंसर करना है। दैट विल कम आउट टू बी 4। नंबर ऑफ एलिमेंट in between 26 and 31 that will be 4, है ना। तो ये करना था हमको।
इस क्वेश्चन को करें। द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन फॉर एन एलिमेंट of atomic number 57 is lambda. What is the wavelength of K alpha line for the element of atomic number 29? इसको देखते हैं। क्या होगा इसका? K alpha लाइन के लिए लिख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ K alpha लाइन 1 बाई लेमडा K alpha, है ना। एटॉमिक नंबर Z है जिसके लिए, यानी कि वह 3/4 R इंटू Z-1, Z की वैल्यू कितनी होगी ये लिख लेते हैं, Z-1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि लेमडा के अल्फा कितना है, लेमडा है तो 1 बाई लेमडा लिख लेते हैं, दैट विल बी रिटन एज 3/4 R, Z की वैल्यू 57 -1 का स्क्वायर, दैट विल बी कम आउट टू बी 3/4 R इंटू कितना हो जाएगा 56 स्क्वायर, है ना। अब बोल रहा है कि 29 के लिए, एटॉमिक नंबर 29 के लिए वैल्यू कितनी होगी, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर 1 बाई लेमडा के अल्फा करस्पॉन्डिंग टू 29 के लिए लिख लें 3/4 R, और ये कितना हो जाएगा 29 - 1 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/4 R इंटू 28 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर। यहां से अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें तो 1 बाई लेमडा अपॉन 1 बाई लेमडा के अल्फा, दैट विल बी कम आउट टू बी, ये 3/4 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 56/28 का स्क्वायर, एंड दिस इंप्लाइज दैट लेमडा के अल्फा दैट विल अपॉन लेमडा दैट विल बी इक्वल टू कितना 4, 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 4, एंड देयरफॉर लेमडा के अल्फा दिस विल बी कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4 लेमडा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, दैट विल बी सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करें सब लोग। द एनर्जी रेशियो ऑफ 2 K alpha photons obtained in X-ray from 2 metal targets of atomic numbers Z1 and Z2। रेशियो पूछ रहा है एनर्जी का K alpha photons का फॉर डिफरेंट मेटल्स, टारगेट मेटल्स जो हम एक्सरेज में यूज करते हैं। तो उसके लिए अगर यहां पर बात करें तो हमें क्या लिखने आना चाहिए कि हमको ये पता है, हमको ये पता है कि यहां पर 1 बाई लेमडा के अल्फा जो लिखते हैं, है ना, वह कितना लेते हैं 3/4 R Z-1 का स्क्वायर, यही वैल्यू होती है के अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है। यहां पर अगर हम C से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो C अपॉन लेमडा के अल्फा दैट इज इक्वल टू 3/4, और ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू RC इंटू Z-1 का स्क्वायर। अब यह ध्यान से देखें तो यह कितना है, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा रेडिएशन। उसी तरह से अगर H से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी HC बाई लेमडा के अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू 3/4 RCH इंटू Z-1 का स्क्वायर। और अगर ध्यान से देखें तो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा ट्रांजिशन। तो यहां पर हम इसलिए ये लिख लेंगे कि देयरफॉर एनर्जी ऑफ के अल्फा वेवलेंथ दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4 RCH Z-1 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि Z1 और Z2 दिया हुआ है ना, एनर्जी का। तो यहां पर हम लिख लेते हैं E1 के अल्फा अपॉन E2 के अल्फा,
ये जो हो गई वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेशियो अगर लें तो कितना बचेगा, देखो 3/4 RCH, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी दैट इज Z-1 का स्क्वायर अपॉन Z1, यहाँ Z की जगह पे क्या रख लेंगे Z1, और यहाँ पर क्या रख लेंगे 2 के लिए क्या रखेंगे Z2 -1 का स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू will come out to be Z1 - 1 upon Z2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो हमको दिख रहा है दैट इज C इज एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, चले मूव करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है ये क्वेश्चन देखें और इसको करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन है, इसको करें, कौन सा आंसर होगा इसका। फिगर shows a roughly approximated curve of binding energy per nucleon। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है गिवन है ना। यहां पर जो ये दिया हुआ है ये एक्सिस जो है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन को ए से शो करते हैं और विथ मास नंबर, और ये जो है दिया हुआ है दिस इज मास नंबर ए, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस ये ग्राफ गिवन है। यहां पर 4 एलिमेंट की बात की जा रही है ना। बोल क्या रहा है इसमें कि अकॉर्डिंग टू दिस कर्व द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, कौन सा प्रोसेस होगा जो इसमें की एनर्जी को रिलीज करेगा। इसके लिए क्या बातें ध्यान में रखनी है, एक बात तो ध्यान में ये रखनी है कि कोई भी रिएक्शन हो, है ना, A + B गोज इंटू C + D, है ना, प्लस एनर्जी, है ना। तो यहां पर जो है पहला पॉइंट जो कि मेनली हमको ध्यान में रखना होता है, क्या चीज कि इफ इन न्यूक्लियर रिएक्शन energy is released only when बाइंडिंग एनर्जी, है ना, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डॉटर प्रोडक्ट इंक्रीज्ड। पहली बात ये, जैसे मान लो कि यहां पर x जो है वह किसी y में जा रहा है ना। अगर x की बाइंडिंग एनर्जी, मान लेते हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 20 जूल हो, कितनी है 20 जूल, मतलब x की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 20 जूल है। इसका मतलब क्या है कि x को कॉन्स्टिट्यूट करने में, x न्यूक्लियस को बनाने में, न्यूक्लियंस को लेकर के आने में, इसके न्यूक्लियस में हमको जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी वह एनर्जी कितनी पड़ी 20 जूल, है ना, जो मास डिफेक्ट के रूप में एनर्जी के रूप में रिलीज होती है। मतलब यह एनर्जी पहले ही रिलीज हो चुकी है। इसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पेरेंट न्यूक्लियस। वाई को जो है हम क्या बोलते हैं? डॉटर न्यूक्लियस।
बोल रहे हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है कितनी है, 20 जूल है, और इसका बोल दे रहे हैं कितना है, 30 जूल है। इसका मतलब क्या है कि 20 जूल यहां पर अगर ध्यान से देखें तो जब x y में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो y जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी 30 जूल है। मतलब इसका मतलब ये है कि x से y में जाने में 10 जूल एनर्जी जो है वह रिलीज हो रही है। तो यहां से यहां मतलब 20 जूल तो x को बनने में ही रिलीज हो चुका है कि नहीं, और यहां से यहां जब गया तो 10 जूल और एनर्जी रिलीज हुई, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, 30 जूल हो गई। तो इसका मतलब यही है कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो डॉटर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इफ बाइंडिंग एनर्जी इज इंक्रीज्ड, और अगर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज्ड हो रहा है देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मस्ट बी, या न्यूक्लियन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस या प्रोडक्ट, ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंक्रीज, तो ये भी ध्यान देना है। तो बाइंडिंग एनर्जी इसका बढ़ा, इसका मतलब ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन C, और मतलब ये प्रोडक्ट C और D हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी C का और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन C का और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन D का, ये दोनों क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, है कि नहीं। तो यहां से हम अगर ध्यान से देखें तो यहां से ये बातें हमको अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर एनर्जी को रिलीज होना है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुड इंक्रीज। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि इस रिएक्शन में एनर्जी विल रिलीज only when binding energy per nucleon of product increase। तो हमको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं। चलो ये ऑप्शन देखते हैं। यहां पर y जो है 2z में जा रहा है, देखो y कहां पे है, यहां पे, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये ज्यादा स्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, वो दोनों प्रोडक्ट स्टेबल होने चाहिए, और स्टेबल तभी हो सकते हैं जब उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पेरेंट न्यूक्लियस के कंपेयर में ज्यादा हो, है कि नहीं। तो यहां पर देखो y का जो है, y तो ऐसे ही स्टेबल है, और ये बोल रहा है कि 2z में जा रहा है, ये z में, z जो है लिस्ट स्टेबल है, तो ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं, इसमें एनर्जी तो रिलीज होगी ही नहीं। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो W जो है x प्लस जेड में जा रहा है, W उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5 है ना, और किस में जा रहा है, x में, तो x का बढ़ रहा है बट z का जो है घट रहा है, लेकिन दोनों का होना चाहिए, दोनों जो है मोर स्टेबल होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। W जो है 2y में जा रहा है, देखो W जो है 2y में, 2y का जो है ये क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन में जो होगी एनर्जी रिलीज होगी,
उसी तरह से अगर हम इसको देखें, डी को देखें, तो x गोज y प्लस जेड, x जो है y प्लस जेड, तो एक तो बढ़ रहा है स्टेबिलिटी लेकिन दूसरे का घट रहा है, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको करें, इस क्वेश्चन को करें सब लोग। Mp be the mass of proton and Mn the mass of neutron, M1 the mass of neon and nucleus and M2 is the mass of calcium nucleus। तो ऑप्शन देखें और बताएं which one ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको ग्राफ ये याद है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ये वाला ग्राफ, है ना। ये जो सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, ये ग्राफ होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट मास नंबर, है ना। तो ये सबसे ज्यादा जो होता है वह Z बराबर 26 यानी कि आयरन का होता है ना। यहां पर देखें तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं वैसे वैसे ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वह इंक्रीज करता है और इसके बाद जो होता है वह डिक्रीज करने लगता है, पर न्यूक्लियन डिक्रीज करता है। सबसे ज्यादा जो होता है वह किसका होता है, आयरन का, वह कितना होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन। तो कैल्शियम तो यहां पे होगा कहीं, यहां पे कैल्शियम है ना 20, Z बराबर 20, और नियॉन कहीं इधर होगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, यहां पर हमको ये देखना होगा कि जो कैल्शियम है मोर स्टेबल देन 1020 नियॉन, इससे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, इसके न्यूक्लियस का मास कितना दिया हुआ है M2 और इसके न्यूक्लियस का मास कितना दिया हुआ है M1, है ना, M1 दिया हुआ है। तो कौन न्यूक्लियस जो है, तो यहां से जो है जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होगा। इसका मतलब ये है कि 2 नियॉन जो होगा दैट विल गोज इनटू कैल्शियम, होगा कि नहीं, वह नियॉन जो होगा कैल्शियम में जाएगा। बट अगर ध्यान से देखें तो यहां से यहां जाते समय, है ना, बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी प्रोडक्ट की, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी तो इसका मतलब यहां से यहां गए तो मास डिफेक्ट हुआ। इसका मास जो है कितना हम लिखेंगे 2m1, और इसका मास जो है कितना है m2 है कि नहीं। क्या इन दोनों मासेस के बीच में क्या रिलेशन है, यहां पर देखें तो मास जो है m2 जो है यहां से यहां गए तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी तो मास डिफेक्ट हुआ होगा। देयरफॉर m2 जो होगा दैट शुड बी लेस देन 2m1, 2m1 ज्यादा होगा और m2 कम होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल मास या एक्चुअल मास, है कि नहीं। तो यहां पर जो होगा ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। एक चीज और है, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है कि m1 जो है वह 10 टाइम्स mn प्लस 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, से छोटा है। ये ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो m1 के न्यूक्लियस को बनाने के में 10 जो है न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन का, यहां पर देखो ध्यान से, इसका मास नंबर कितना है 20 है,
तो 10 न्यूट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है कि नहीं। इन्हीं ये जो है न्यूक्लियस में क्या है, प्रेजेंट है। तो थ्योरेटिकली मास तो इतना होना चाहिए, बट जो प्रैक्टिकली वेट करके देखा जाता है तो मास जो होता है इनसे क्या होता है, कम होता है। यानी कि इसका मास जो m1 है दैट इज लेस देन द मासेज ऑफ न्यूक्लियस प्लस मासेज ऑफ प्रोटॉन, और कितना है ये 10 है, तो इससे कम होगा। तो ये ऑप्शन भी जो होगा वो क्या होगा, दैट विल बी करेक्ट आंसर। बाकी आंसर को देखेंगे तो ये वाला संभव नहीं है, m2 जो है बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मास डिफेक्ट होता है, बराबर होगा ही नहीं। तो डी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सी एंड डी इज करेक्ट आंसर। चले इसको करें, इस क्वेश्चन को करें। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई इज 5.60 megavolt and mega electron volt and 7.06 mega electron volt respectively, then the energy of reaction, एनर्जी जो होगी कितनी रिलीज होगी, फाइंड आउट कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कैलकुलेट करें। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई इज रेस्पेक्टिवली, यहां से कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है ना, इज शुड बी ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसका, इसका रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी और प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, ये बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, तभी यहाँ पर एनर्जी जो होगा रिलीज होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर जो है हमको दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिथियम का। अगर ध्यान से देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम दैट इज गिवन एज 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देयरफॉर टोटल एनर्जी जो होगी, देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी जो होगी ऑफ लिथियम न्यूक्लियस की वह कितनी हो जाएगी, 5.60 मल्टीप्लाइड बाई ए, एंड दिस विल बी कम आउट टू बी 5.60 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 7। तो ये वैल्यू जो होगी कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 2, और ये 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ना। उसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, और यहां पर 2 हीलियम न्यूक्लियस हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू कितना है, 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ईबी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस is equal to 7.06 multiplied by 4, and this will be come out to be कितना होगा 24.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन 2 हीलियम न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो 2 हीलियम न्यूक्लियस है तो समेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 हीलियम न्यूक्लियस that will be equals to 2 multiplied by 28.24 mega electron volt, and this will be come out to be 56.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर ऑब्वियसली दिख रहा है रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी और ये जो है प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड एनर्जी जो रिलीज्ड होगी वह कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 56.48
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कैलकुलेट कर लें, ये कितना हो जाएगा 0.28, और यहां से अगर इसको देखें तो 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या इतना आंसर? यस, डी इज द आंसर। चले इस क्वेश्चन को करें इस क्वेश्चन को। इन द अल्फा डिके प्रोसेस occurring in different types of nuclei at rest, the kinetic energy of the daughter nuclei is always greater than the kinetic energy of alpha particle. The kinetic energy of daughter nucleus is always less than the kinetic energy of the alpha particle. एक बार इसको देखें और एग्जैक्टली बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखें इसको ऐसे, यहां पे जो है इस क्वेश्चन में ये बोला रहा है कि जैसे मान लो कि ये कोई एक्स न्यूक्लियस है ना, या हाँ एक्स न्यूक्लियस ले लेते हैं। यह न्यूक्लियस रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। ठीक है, यह न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में जो है डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वाई और जेड में, है ना। अच्छा, यहां पर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की यह जो है यहां पर जरूरत नहीं होती, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। सिंस no external force is present, therefore since there no external, therefore momentum जो होना चाहिए, momentum should be conserved। और मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बट इनिशियल मोमेंटम जो है वह कितना है? सिंस ये रेस्ट में है एक्स, तो पी आई जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। पी एफ की बात करें, मान लेते हैं कि इसका मास m1 है और इसका मास जो है m2 है ना, और इसकी स्पीड जो है v1 है और इसकी स्पीड मान लेते हैं कितनी है? v2 है। ऐसा हम ले लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि, और इसलिए मान सकते हैं कि इसका मोमेंटम P1 होगा और इसका मोमेंटम P2 होगा ना। तो यहां से ये अगर इनिशियल मोमेंटम जो 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0। और फाइनल मोमेंटम जो है वह कितना है? P1 प्लस P2 है। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर दो क्वांटिटी का सम जो है 0 है, इसका मतलब ये है कि इनका साइन जो है अपोजिट होना चाहिए, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट P1 इज इक्वल टू माइनस P2, है ना। इसका मतलब क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P1 that is equal to the magnitude of P2, but the direction of momentum is opposite. Negative sign tells the direction of momentum is, तो अगर y जो है अगर इधर मूव कर रहा है ना, तो ये z को किधर मूव करना चाहिए? इधर, तभी तो मोमेंटम जो होगा अपोजिट हो पाएगा। तो यहां पर मोमेंटम की बात हम कर लिए। यहां पर मोमेंटम को अगर ध्यान से हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं m1v1, मैग्नीट्यूड जो ऑफ मोमेंटम दैट इज m1v1 शुड बी इक्वल टू m2v2 होगा। या मोमेंटम को हम और कैसे लिखते हैं? रूट अंडर
2 इंटू m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहां पर इन दोनों की बात कर रहे हैं, है ना, इक्वल्स टू रूट अंडर ट्वाइस ऑफ m1 इंटू ke1 e2। ये जो है मोमेंटम ऐसे भी लिखते हैं, p1 को ऐसे लिख लिए, p2 को भी ऐसे लिख लिए, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू m1 काइनेटिक एनर्जी 1 अब बराबर 2 इंटू m2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से ये निकल के आएगा कि काइनेटिक रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल्स टू m2 बाई m1, m2 बाई m1। अब इसी को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है अल्फा पार्टिकल है, क्या है, अल्फा पार्टिकल, जो कि हीलियम न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। तो यहां से इस रिलेशन से हमको क्या मिला कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जो डॉटर प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। देखो काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 जो है m2/m1 है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अल्फा पार्टिकल जो है, ये जो है हेवी न्यूक्लियस होता है, अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो भी वाई जो होगा हेवी न्यूक्लियस होगा। तो जो मास ऑफ, यहां पर मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस होता है दैट इज मच ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, है कि नहीं। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। तो ये तो हमको समझ में आ गई बात कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। दिस आंसर इज करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिनियर मोमेंटा ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियस आर ऑलवेज इक्वल। ये भी बात सही है, तो बी एंड सी आर करेक्ट आंसर। ये जो है गलत है। डॉटर न्यूक्लियस इज ऑलवेज इन न्यूक्लियस स्टेबल स्टेट, ये कोई जरूरी नहीं है। हम जानते हैं कि अगर कोई एक्स एटम ZXA अगर अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है तो ये कितना हो जाता है, Z-2 YA-4। बट यह वाई न्यूक्लियस जो होता है हमेशा स्टेबल स्टेट में नहीं होता है, एक मेटा स्टेबल स्टेट में चला जाता है, और यहां पर एक अल्फा पार्टिकल जो है वह एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल। लेकिन यह वाई जो है अभी भी स्टेबल स्टेट में नहीं होता। इसका स्टेबल स्टेट जो होता है वह क्या होता है, वाई Z-2 A-4, और यहां से प्लस गामा रेज जो होती है प्रोड्यूस होती है ना। तो हमेशा डॉटर न्यूक्लियस जो हो स्टेबल स्टेट में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो ओनली बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको करें। एन एलिमेंट X डिकेज फर्स्ट बाय पॉजिट्रॉन emission and then 2 alpha particles are emitted in successive radioactive decay. If the product nuclei has a mass number 229 and atomic number 89, the mass number and atomic number of element X are कितना होगा। इसको अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जो है, मान लो कि कोई X न्यूक्लियस है, X न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और ये जो है A है ना। अब यहां से ये जो है पहले किस पार्टिकल का बोल रहा है, पॉजिट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल, बीटा प्लस का एमिशन हो रहा है। बीटा प्लस का एमिशन होगा तो बीटा प्लस का एमिशन कब होता है, ये कब फेनोमेना होती है, यहां पर जब कोई प्रोटॉन जो होता है वह किस में चेंज होता है, न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, है ना। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज हो गया,
तो ए तो चेंज नहीं हुआ, बट जेड जो होगा वह घट गया। तो यानी कि वाई जो है वह कितना हो जाएगा, जेड माइनस वन, और ए में कोई भी चेंज नहीं होता है। और यहां से एक बीटा पॉजिट्रॉन निकला, और जब भी पॉजिट्रॉन निकलता है तो न्यूट्रिनो उसके साथ, न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलते हैं, है ना। अब यहां से बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो अब न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस 2 अल्फा पार्टिकल को जो है एमिट कर रहा है, 2 अल्फा पार्टिकल्स। तो यहां से एक न्यूक्लियस बन रहा है वाई डैश। क्या बन रहा है, वाई डैश। और वाई डैश एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से कितना जो है कमी आएगी, जेड माइनस 2, तो 2 है तो 4, तो ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा, ए माइनस 8। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a माइनस 8 जो है दैट इज इक्वल टू 229 एंड z माइनस 5 इज एक्चुअली कितना है, 89 है। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो a बराबर जो होगा वह कितना हो जाएगा, 237, एंड z जो होगा, z की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 94। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करें। अब अगर वो समझ में आ गया तो इसको करें। नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके चेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेडियम टू लीड एंडिंग एट लीड। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है। अल्फा और बीटा माइनस के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि क्या करेंगे। बीटा माइनस एमिशन जो होगा वह कब होता है, बीटा माइनस जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में जाए, है ना। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या चीज होगा, तो यहां पर मान लो कि कोई x एटॉमिक नंबर है जो ZA है, अगर बीटा एमिशन हो रहा है, बीटा माइनस हो रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा, देखो प्रोटॉन बन रहा है, तो पहले जितना प्रोटॉन था Z, अब Y जो एटम बनेगा उसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन और मास न्यूक्लियस में, मास नंबर में जो होगा कोई चेंज नहीं होगा, ये होगा। होगा ना। उसी तरह से अगर बीटा पार्टिकल की, अगर हम इसको देखें किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, तो x z a अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है y में प्लस अल्फा पार्टिकल है, तो यहां पर y की जो वैल्यू लिखेंगे, y कितना होगा, y जो होगा z माइनस 2 और a माइनस 4। इसके हिसाब से जो है आप कैलकुलेट करें कि कितने नंबर होंगे। बीटा माइनस को हम कैसे दिखाते हैं, बीटा माइनस को लिखते हैं -1 बीटा 0, दिस इज द बीटा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है 2 4, है ना। हम लोग मान लेते हैं लेट, यहां से लेट m नंबर ऑफ m and n are the number of alpha and beta particles emitted, है ना। उस रिएक्शन में मतलब कि रेडियम जो है 226 goes into 226 goes into
लीड 82 इंटू 206 है ना, प्लस कितना अल्फा पार्टिकल है m, तो m इंटू हीलियम न्यूक्लियस जो है डेट इज 24 प्लस n जो है बीटा पार्टिकल का नंबर है -1 बीटा 0। बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो है अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या चीज कंजर्व है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों जो है वो क्या है, कंजर्व होते हैं। तो यहां पर जो है इधर का हम लोग लिख लें पूरा मास नंबर और इधर मास नंबर दिया हुआ है। चलो उधर का मास नंबर लिखेंगे तो कितना होगा, वहां पे वहां से मास नंबर अगर लिखेंगे तो हमको ये दिखेगा कि ये देखो 226 इज शुड बी इक्वल टू 206 प्लस 4 टाइम्स m प्लस ये कितना है 0 हो जाएगा, n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से अगर कैलकुलेट करें तो दिस विल बी कम आउट टू बी 4m विल बी कम आउट टू बी 20 एंड देयरफॉर m विल बी कम आउट टू बी 5। कितना हो जाएगा 5। उसी तरह से दूसरा रिएक्शन लिखे 88 बीटा पार्टिकल कितने होंगे, तो 88 82 ये कितना 2m और -n। तो यहां से हम लिख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो होगा वह क्या होगा, इक्वेशन 88 शुड बी इक्वल्स टू कितना है 82 प्लस 2 इंटू m माइनस n। तो यहां से m की वैल्यू हमको पता चल गई है कितनी है 82 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस n एंड दिस इज इक्वल टू 88 और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 92 माइनस n बराबर 88। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 92 माइनस 88 एंड दिस इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 4। हाँ, तो 5 अल्फा पार्टिकल एंड 4 बीटा पार्टिकल। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बातें होंगी। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।